हेलो, वेलकम टू एजुकेशन विलेज। स्टूडेंट्स, आई थिंक आप सब अच्छे होंगे। कल हमने चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस का कुछ पार्ट कर लिया था, तो आज हम उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। सो निकाल लीजिए आप 6.2 न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, तो व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? पहला क्वेश्चन आता है कि न्यूट्रिशन है क्या एग्जैक्टली। न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि आपकी जो लाइफ है उसको चलाने के लिए हमें कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है? बाहर से। बाहर इन द सेंस फूड से। तो फूड से हमें जो एनर्जी मिलती है उसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। उस प्रोसेस का ही नाम न्यूट्रिशन है। तो बुक में देख लेते हैं। वैन वी वॉक और राइड अ बाइसिकल वी आर यूजिंग अप एनर्जी। हम चाहे चल रहे हों या फिर कोई बाइसिकल चला रहे हों, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो जब आप कुछ काम कर रहे हो या फिर नहीं भी कर रहे हो, तो अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए आपको क्या चाहिए? एनर्जी की चाहिए। तो वी ऑल्सो नीड मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड in order to grow, develop, synthesize proteins and other substances needed in the body। तो ये जो सारे मटेरियल्स हैं जिनको हम बाहर से लेते हैं, वो क्यों लेते हैं बाहर से? इन द सेंस मटेरियल क्या है? हमारा फूड। क्यों लेते हैं? अपनी बॉडी को ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए, सिंथेसाइज करने के लिए, है ना? क्या सिंथेसाइज करने के लिए? प्रोटीन और दूसरे जो सबस्टांसेस हैं बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, वो सब। अब आप बोलेंगे कि हम प्रोटीन सिंथेसिस क्यों करते हैं जबकि हम बाहर से प्रोटीन अंदर लेते हैं? आपका क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक, तो हम क्यों सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन को बॉडी के अंदर जबकि हमने कोई भी प्लांट प्रोटीन भी ले ली है और एनिमल प्रोटीन भी हम खाते हैं, है ना? ये सब आपको मालूम है। क्योंकि हमारी हर एक ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी सिस्टम होता है, जिसका काम करने का जो तरीका होता है, मेटाबॉलिज्म जो होता है, वो अलग अलग होता है। तो वो अपने हिसाब से ही मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देते हैं। यानी कि हर एक सेल, जैसे हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, कि भाई हमारी जो हर एक सेल्स होती है वो स्पेशलाइज टू देयर फंक्शन होते हैं, यानी कि उनका फंक्शन भी स्पेशलाइज्ड होगा। अब फंक्शन स्पेशलाइज है तो उनको स्पेशलाइज्ड मॉलिक्यूल ही अंदर आएंगे, ऐसा नहीं कि कोई भी आ जाएगा। प्रोटीन वो भी है, प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर भी है, लेकिन उनका जो सीक्वेंस है प्रोटीन का वो अलग अलग होता है। तो इसीलिए हम अंदर प्रोटीन लेंगे और वो हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा और उसको वापस रीबिल्ड किया जाएगा, यानी कि रीसिंथेसाइज किया जाएगा। उसको रीसिंथेसाइज नहीं कहेंगे, उसको सिंथेसाइज किया जाएगा हमारी बॉडी में। क्यों किया जाएगा? क्योंकि हमारे अंदर प्रोटीन बनने की जो इन्फॉर्मेशन है उसके थ्रू उसको हम सिंथेसाइज करते हैं और फिर हमारी बॉडी उसको यूज्ड अप करती है। आपको पता होगा प्रोटीन, व्हाट इज़ प्रोटीन? प्रोटीन इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी, यानी कि हमारी पूरी बॉडी की जो ग्रोथ है वो प्रोटीन के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो इसीलिए प्रोटीन सिंथेसिस का काम बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हम अब नेक्स्ट चलते हैं। हाउ डू लिविंग थिंग्स ईट देयर फूड? यस। दिस वन। तो जो हाउ डू वी लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड, कि जो लिविंग थिंग्स है वो अपने फूड को कैसे लेते हैं? अब भाई इस प्लेनेट पर हम एक ही तो लिविंग थिंग नहीं है ना, हमारे से ज़्यादा और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिनको हम जानते हैं, किसी को नहीं जानते। तो उन सब का खाना खाने का तरीका क्या है, यानी कि एनर्जी को लेने का तरीका क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो इन जनरल जो हम यहाँ पर ऑर्गेनिज्म है, सबको किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की और मटेरियल की। क्यों? क्योंकि उनको अपनी लाइफ को सस्टेन करना है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म यहाँ पर आते हैं हम सम। तो कुछ ऑर्गेनिज्म,
द जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स इज़ कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म। जो जनरल रिक्वायरमेंट है एनर्जी की वो सभी के सभी मटेरियल एनर्जी की और मटेरियल्स की कॉमन है सभी के अंदर, बट इट इज़ फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। लेकिन वो अलग अलग तरीक़ों से फुलफ़िल की जाती है। फुलफ़िल मतलब कि अलग अलग तरीका उनका खाने को लेने का। सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल्स ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज। कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो फूड मटेरियल होता है बहुत ही सिंपल होता है। बहुत ही सिंपल कहाँ से लेते हैं वो, इनऑर्गेनिक सोर्सेज से, जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अभी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का नाम आते ही आपको पता चल गया होगा कि ये ग्रीन प्लांट्स की बात हो रही है। तो दीज ऑर्गेनिज्म द ऑटोट्रॉप्स इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। ऐसे ही दूसरे ऑर्गेनिज्म जो हैं जो कि यूटिलाइज करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, ये हमारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं। these complex substances have to be broken down into the simpler ones। इनको हम सिंपलर वंस में तोड़ देते हैं, बिफोर दे कैन बी यूज फॉर अप कीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। क्यों तोड़ा जाता है? क्योंकि हमारी सेल जो है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स अंदर लेती है। ऐसा नहीं कि आपने आज ब्रेड खाया तो वो पूरा ब्रेड आपकी सेल के अंदर चला जाएगा, नहीं, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, टूटेगा सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, तब वो आपके सेल के अंदर जाएगा। टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म यूज बायो कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। इन सब को करने के लिए, यानी कि सोचो कि एक आपने रोटी का पीस खाया, अब वो बॉडी के अंदर गया तो उसको तोड़ने के लिए कुछ एक केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है, जिनको बायोलॉजी की लैंग्वेज में बायो कैटलिस्ट या फिर एंजाइम्स कहा जाता है। जैसे कि आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि कोई एंजाइम्स एग्जैक्टली होते क्या है, कि भाई आपको एक नया प्रोडक्ट बनाना है तो क्या करते हैं आप, ए कोई प्रोडक्ट है और बी कोई प्रोडक्ट है, जैसे कि ए कोई प्रोडक्ट है और बी कोई प्रोडक्ट है, और उससे रिएक्शन करके आपने कोई एक प्रोडक्ट सी बना लिया, ठीक। तो ये क्या है, ये सी बनने के लिए यहाँ पर कुछ मटेरियल्स की ज़रूरत है, केमिकल मटेरियल की ज़रूरत होती है, ठीक है, उसको ही हमने एंजाइम नाम दिया है। और क्योंकि जब ये रिएक्शन जो है बाहर होती है तो उसको बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन। लेकिन ऐसी ही रिएक्शन अगर कोई बॉडी के अंदर हो रही होती है तो उसको बोलेंगे हम बायोकेमिकल रिएक्शन। अब बायोकेमिकल रिएक्शन में इन्हीं एंजाइम्स को हम बायोकैटलिस्ट बोलते हैं, और बाहर इनको एंजाइम्स भी बोलते हैं। हम अंदर भी एंजाइम्स भी बोल सकते हैं। ये बायोकैटलिस्ट है, इन्हीं को ही एंजाइम्स भी बोला जाता है। और एक बात और यहाँ क्लियर कर दूँ, ये जो एंजाइम्स है ये सब भी प्रोटीन के ही बनते हैं। अभी मैंने कहा था ना कि प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हमारी बॉडी का हर एक पार्ट प्रोटीन से बना हुआ है। इट मीन्स जो हॉर्मोन्स हैं वो भी प्रोटीन है, जो आपके एंजाइम्स हैं वो भी प्रोटीन है, ठीक है। तो दस द हिट्रोट्रोप्स सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रोप्स। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हिट्रोट्रोप्स हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड करते हैं, ऑटोट्रोप्स यानी कि ग्रीन प्लांट्स। एंड हिट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड एनिमल्स एंड फंगी। जो हिट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी कि जो अलग अलग तरीके से खाना खाते हैं उनको हिट्रोट्रोप्स कहा जाता है। आप जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो। तो हिट्रोट्रोप ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर एनिमल्स एंड फंगी आते हैं। भाई एनिमल्स में हर एक एनिमल्स का अपना अलग अलग तरीका है खाने का, है ना। ऐसे ही फंगी है, वो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स हैं उनके खाने के, ओके। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। यस, व्हाट इज़ ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अब हम इसके बारे में देख लेते हैं, व्हाट इज़ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या है? कार्बन एंड यस, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटो मतलब अपने आप, ट्रॉपिक जो हमारा पोषण है वो कैसे हो रहा है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कैसे होता है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको, ऐसे ऑर्गेनिज्म किसकी कैटेगरी में आते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में। तो कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ
द ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। अब जो ये है कार्बन और एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ऑटोट्रोपिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किससे अपनी पूरी करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। अब ये फोटोसिंथेसिस क्या है, आप लोग जानते हो, 5th 6th क्लास से ही बता दिया जाता है कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, यानी कि ग्रीन पौधों के, हरे पौधों के जो खाना बनाने का प्रोसेस है उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब इसका प्रोसेस हम पढ़ने जा रहे हैं आगे। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द ऑटोट्रोप्स टेक्स इन सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट दैम इनटू स्टोर्ड फॉर्म्स ऑफ द एनर्जी। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे ऑटोट्रोप्स जो है सब्सटेंस लेते हैं आउटसाइड से और उसको कन्वर्ट कर देते हैं स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी के फॉर्म में उसको स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो दिस मटेरियल इज़ टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो मटेरियल क्या है जहाँ जिनको वो बाहर से लेते हैं, वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जिसको वो कन्वर्ट कर देते हैं किस में, कार्बोहाइड्रेट में, जिसको वो कन्वर्ट करते हैं, क्या हो गया यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और कन्वर्टेड इनटू द कार्बोहाइड्रेट्स, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ये बात क्लियर हुई। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर, यहाँ से हम पढ़ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। सो वी विल स्टडी हाउ दिस टेक्स प्लेस इन नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बेसिकली कि आपको पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, ये हमारे फूड कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो विच आर नॉट यूज, फूड कंपोनेंट्स यानी कि जो आप खाते हैं उसमें अलग अलग चीज़ होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन्स, प्रोटीन्स, दीज आर फूड कंपोनेंट्स एंड इन्हीं से हमें एनर्जी मिलती है। दो कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अगर कार्बोहाइड्रेट इमीडिएटली यानी कि एकदम यूज़ नहीं हो रहा है तो उसको कहाँ पर स्टोर कर लिया जाता है, स्टार्च के फॉर्म में यूज़ किया कर लिया जाता है। और विच सर्व एज इंटरनल एनर्जी, विच सर्व एज इंटरनल एनर्जी रिजर्वियर। ठीक है, रिजर्व टू बी यूज्ड एज वैन द रिक्वायर्ड बाई प्लांट। और इसको फर्दर जब प्लांट को ज़रूरत होती है तो उसको यूटिलाइज कर लेता है, भाई एनर्जी बना ली और उसको स्टोर कर लिया। ठीक है, a somewhat similar situation is seen us where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen। अब इसी तरह की सेम सिचुएशन हम अपनी बॉडी में भी देख सकते हैं कि जो एनर्जी हमारी बॉडी में फूड से ड्राइव की, जो हमने खाया, उसको हम स्टोर भी कर सकते हैं अपनी बॉडी में, किसके फॉर्म में, वो है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ठीक है, ये सारा प्रोसेस कौन करता है, ये हमारा लीवर करता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में जानेंगे। अभी हम अपना नेक्स्ट पढ़ते हैं। यस, दिस वन। अभी यहाँ पर जो हमारी फोटोसिंथेसिस की बात हो रही थी, अब उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताया गया है कि वो क्या, कौन सी रिएक्शन है। अभी मैंने बोला था कि कोई ना कोई रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर चल रही होती है, अगर कुछ भी सिंथेसाइज हो रहा है या फिर टूट रहा है, हर चीज़ के लिए कोई ना कोई रिएक्शन होती है। तो ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है जो कि ऑटोट्रोप्स के अंदर होती है। जैसे कि ऑटोट्रोप्स का जो प्रोसेस है खाना लेने का, वो क्या है, वो बाहर से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लेता है एक्सटर्नल मटेरियल। उसके लिए रॉ मटेरियल क्या है, सिंपल अनऑर्गेनिक थिंग्स, जैसे कि CO2, ये हुआ CO2, ये H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ये बनेगा ग्लूकोज, और ये ऑक्सीजन रिलीज होती है और कुछ वाटर, यानी कि जो बाहर से हरे पौधे CO2 और पानी को लेते हैं, वो सनलाइट की प्रेजेंस में, क्योंकि क्लोरोफिल क्या है, वो ग्रीन जो पत्तियाँ दिखा देती हैं, वो किसकी वजह से ग्रीन है, क्लोरोफिल की वजह से। अब इन सब की क्या होगी, रिएक्शन होगी इन सब की। अब रिएक्शन होने के बाद बाई प्रोडक्ट क्या मिला हमें, ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6 एंड CO2, कुछ ऑक्सीजन रिलीज होगी एंड वाटर रिलीज होगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सब चीज़ें कि ये व्हाट इज़ नंबर्स, जैसे कि तुम केमिस्ट्री में पढ़ चुके होगे, तो ये इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए है, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए होता है। ठीक है, ये नंबर्स, तो ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो अब देखते हैं आगे क्या बोलती हैं बुक।
कि लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपन्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। की फोटोसिंथेसिस में एक्चुअली होता क्या भाई, ये रिएक्शन तो हमने देख ली, लेकिन इस रिएक्शन में ये टूटते कैसे हैं, कैसे बनते हैं, कौन एनर्जी लेता है, उसको एक बार और फिर से देख लेते हैं। सॉरी, यस। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं, एक मिनट। यस, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ, 6.1 फिगर। ये लीफ आपको दिखाई दे रही है, दिस इज द लीफ। ये पूरी की पूरी लीफ का हमारा क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है, जिसको अब हम देखेंगे वन बाय वन। देखिए, एक लीफ है, लीफ की ये स्ट्रक्चर है, ये मिड रिब यानी कि जो बीच वाली लाइन जो हमारी, ये मिड रिब हो गई। ये साइड वाली लीफ ब्लेड यानी कि क्या, ये लीफ ब्लेड हो गया। ये जो इसमें इस तरह से आपको दिखाई देते हैं, इस तरह से ये वेन्स हो जाते हैं, ठीक है, ये सारा हमारा लीफ ब्लेड हो गया। तो इस तरह से ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है लीफ की जो आपको देखते हैं। अब यहाँ पर देखने वाली चीज़ है क्या, ये फ्लोएम, ये वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल क्या है, वैस्कुलर बंडल फ्लोएम और जाइलम से मिलकर जो बनता है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था। वैक्सीक्यूटिकल, ये भी मालूम होना चाहिए आपको एक, क्योंकि जो लीफ होती है उसके जो सबसे ऊपर की लेयर होती है उसको वैक्सीक्यूटिकल कहते हैं, जो कि अपर एपिडर्मिस के ऊपर होती है। आपको पता होना चाहिए हर एक प्लांट के ऊपर, जब आपने प्रीवियस क्लासेस में टिश्यू चैप्टर पढ़ा था, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो तो सबसे उसकी अपर लेयर को अपर एपिडर्मिस कहते हैं। और उस, क्योंकि प्लांट्स के ऊपर एक वो एक जगह खड़े रहते हैं, तो उनको अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना है बाहरी चीज़ों से, तो उनके पास एक मिलती है वैक्सीक्यूटिकल, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं, देखो ये कुछ सेल्स हैं, ठीक है, इनके अंदर क्या मिला है, क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट ही वो सब्सटेंस है जो कि जिसके अंदर क्लोरोफिल मिलता है, ठीक है। और क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है, वो एनर्जी को ट्रैप करता है। एनर्जी किस फॉर्म में, सनलाइट के फॉर्म में। ये गार्ड सेल्स हैं, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये अपर एपिडर्मिस और ये लोअर एपिडर्मिस, यानी कि ये पत्ता का आपने क्रॉस सेक्शन लिया है, यानी कि ये वाला सेक्शन, ठीक है। अब ये अपर एपिडर्मिस होगी तो इसके नीचे लोअर एपिडर्मिस होगी, ठीक है। अब नाउ वी टेक अ लुक ऑन आवर थ्योरी। एब्जॉर्प्शन ऑफ, फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि क्या प्रोसेस यहाँ पर घट रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। एब्जॉर्प्शन होता है किसका, लाइट एनर्जी का, कौन करता है, क्लोरोफिल करता है। सेकेंड पॉइंट, एक्सक्यूज मी, यस। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल से एनर्जी, लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हुआ, यानी कि उसको अवशोषित किया जाता है, उसको ग्रहण किया जाता है। सेकेंड, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, कन्वर्जन किया गया लाइट एनर्जी का, यानी कि सनलाइट का, किसमें, केमिकल एनर्जी में। एंड स्प्लिटिंग, अभी लिखा है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स इनटू, किसमें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कि जो वाटर के मोलिक्यूल्स को थे उनको तोड़ दिया गया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। सिंपल सी चीज़ें हैं, आपको जो याद रखनी है कि भाई जो क्लोरोफिल है उन्होंने लाइट एनर्जी को ट्रैप किया, और अब वो लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया कर दिया गया, केमिकल एनर्जी में। अब यहाँ पर एक और चीज़ें होती हैं कि जो आप वाटर मोलिक्यूल्स हैं, जो आप पौधे पानी लेते हैं, उसको तोड़ जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो इट मीन्स जो ऑक्सीजन बाहर रिलीज हो रही है वो पानी को तोड़कर ऑक्सीजन बनाई जा रही है। एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से भी एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि स्प्लिटिंग, किसके स्प्लिट होने से ऑक्सीजन बन रही है, किसके स्प्लिट होने से, पानी के। तो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि जो आप CO2 लेते हैं वो एक्सक्यूज मी,
जो आप CO2 लेते हैं वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, C6H12O6, यानी कि वो किस में आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि these steps need not take place on after the other immediately। ये जो steps हैं, need not takes place one after the other immediately, ये एक के बाद ऐसे नहीं है कि भाई क्लोरोफिल ने सनलाइट को लिया, फिर पानी एकदम से टूट गया और सारी रिएक्शन से जो है एक के बाद एक होती हैं, यानी कि एकदम ही घट जाती हैं। तो फॉर एग्जांपल डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। जो डेजर्ट प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड रात को लेते हैं एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज़ एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे टाइम। यानी कि यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, अब डेजर्ट का सीन तो आप लोग जानते ही हैं कि वहाँ पर पानी जो है कम होता है। तो अब पानी कम है तो ऐसी चीज़ में, ऐसी टाइम पर कि पानी कम है और रिक्वायरमेंट सारी पूरी करनी है एनर्जी की प्लांट के लिए, तो वहाँ पर डेजर्ट प्लांट्स की एक क्वालिटी है कि वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रात को हरे पौधे जो है ले लेते हैं, और जब दिन होता है तो दिन में क्या हो करते हैं, सूरज से एनर्जी ले लेता है क्लोरोफिल, फिर उसको रात को तो उसको इंटरमीडिएट यानी कि एक बीच का मॉलिक्यूल बना लेते हैं, और जब एनर्जी मिलती है तो उनको क्लोरोफिल की हेल्प से उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लेट्स सी हाउ विच ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द एबव रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। भाई जो ऊपर हमें कंपोनेंट्स बताए गए, CO2, वाटर, ये सब कैसे, और क्लोरोफिल वगैरह, ये कैसे ज़रूरी है सारे फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व अ क्रॉस सेक्शन, अभी हमने क्रॉस सेक्शन देखा था लीफ का एक माइक्रोस्कोप में, तो हम देखेंगे कि सम सेल्स कंटेन ग्रीन डॉट्स, कि कुछ सेल्स होते हैं उनके पास जो है ग्रीन डॉट्स हैं, जैसे कि ये ग्रीन डॉट्स आप देख रहे हैं। इन्हीं ग्रीन डॉट्स को आपने क्या बोल दिया है, क्लोरोप्लास्ट। These green dots of cells organelles called the chloroplast which contain the chlorophyll। यानी कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके पास ही क्या मिलता है, क्लोरोफिल मिलता है। ठीक, तो लेट अस डू एन एक्टिविटी विथ डेमोन्स्ट्रेट्स। आपसे एग्ज़ाम में भी एक्टिविटी पूछ सकती है कि आप कैसे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि क्या नाम क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है, और वो क्लोरोफिल कैसे ये सारे जो मटेरियल्स हैं उनको यूटिलाइज करके एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, या फिर कि क्लोरोफिल ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो वी हैव सी हियर, we can see here activity 6.1, you can see। तो आप क्या करते हैं, एक टेक अ पॉटेड प्लांट विद वेरीगेटेड लीव्स, फॉर एग्जांपल मनी प्लांट और क्रोटन्स। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, वेरीगेटेड लीव्स, आपने लीव्स देखी होगी ना किसकी, मनी प्लांट की, तो उसमें देखा होगा कि वो चितकबरी से होती है। वेरीगेटेड यानी कि कहीं पर ग्रीन है, कहीं पर क्रीम कलर है, ऑफ वाइट कलर है, इस तरह से जो लीव्स होती है उनको वेरीगेटेड लीव्स कहा जाता है। तो कीप द प्लांट इन द डार्क फ्रॉम फॉर 3 days सो दैट ऑल द स्टार्च गेट्स हीट। तो अब उसको आप क्या करेंगे, 2-3 दिन के लिए कहाँ पर रख देंगे, डार्क में रख देंगे, ताकि उसकी सारी जितनी भी स्टार्च बनी थी वो सारी स्टार्च, जो अभी हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट बनता है, और जब वो कार्बोहाइड्रेट यूज्ड अप नहीं होता है तो वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो यही कहा गया है कि जो 3 दिन तक आपने उसको प्लांट को अंदर रखा तो उसकी जितनी भी स्टार्च होगी वो यूज्ड अप हो जाएगी। तो नाउ कीप द प्लांट इन द सनलाइट फॉर अबाउट 6 hours। अब उस प्लांट को आप कहाँ रख दो, 6 hours के लिए सनलाइट में। प्लक अ लीफ फ्रॉम द प्लांट, अब उस प्लांट से एक लीफ को लो। अब मार्क द ग्रीन एरियाज इन इट एंड ट्रेस दैम ऑन अ सीट ऑफ अ पेपर। अब उस पर ग्रीन एरियाज को मार्क करो और उसको ट्रेस कर दो, कहाँ पर, शीट पर। ठीक है, पेपर की शीट पर। अब उस लीफ को डिप करना है, किस में, डिप द लीफ इन द बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट, एक उबलते हुए पानी में उसको डिप कर देंगे। आफ्टर दिस इमर्स इन अ बीकर कंटेनिंग अल्कोहल। उसके बाद उसमें एक बीकर लेंगे, बीकर जिसके अंदर अल्कोहल होगा उसके अंदर उसको इमर्स कर देंगे, डाल देंगे। ठीक है, अब देखना क्या है, केयरफुली प्लेस द अबव बीकर इन अ वाटर बाथ। अब उसको
बीकर को हम एक वाटर बाथ में रखेंगे एंड हीट टिल द अल्कोहल बींग्स टू बॉयल। हम जब तक, क्योंकि हम अल्कोहल को डायरेक्टली बॉयल नहीं कर सकते, तो हम उसको क्या करेंगे, बीकर को पानी के मतलब वाटर बाथ को हीटअप करेंगे, जिससे कि उसमें रखे हुए बीकर के अंदर जो अल्कोहल है वो भी हीटअप हो जाए। तो व्हाट हैपन्स टू द कलर ऑफ द लीफ, तो अब क्या होगा अल्कोहल के अंदर, अब लीफ का कलर के अंदर क्या चेंजेस आएंगे। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, यानी कि सॉल्यूशन क्या है हमारा, अल्कोहल। नाउ डिप द लीफ इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, अब उसको हमने आयोडीन में डाल दिया कुछ मिनट्स के लिए। टेक आउट द लीफ एंड रिंस ऑफ द आयोडीन सोल्यूशन, अब हमने क्या करना है, लीफ को बाहर निकालना है और उसको रिंस कर देना है, रिंस यानी कि धोना है, किससे, आयोडीन सोल्यूशन से। ठीक है, मतलब सॉरी, लीफ को बाहर निकालेंगे और जो आयोडीन सॉल्यूशन है तो वो उसको रिंस कर देंगे, धो वॉश कर देंगे आयोडीन सॉल्यूशन को। ऑब्जर्व द कलर ऑफ लीफ एंड कंपेयर दिस विद द ट्रेसिंग ऑफ द लीफ डन इन द बिगनिंग, अब क्या करना है, कलर देखना है किसका, लीफ का, और कंपेयर करना है जो आपने ट्रेसिंग की थी उस वाली लीफ के साथ स्टार्टिंग में। तो आप क्या देखेंगे, क्या कंक्लूजन निकाल के आएगा कि जो व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन वेरियस एरियाज ऑफ द लीफ, क्या तुम स्टार्च देख सकते हो हर एक एरिया में, नहीं, क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि हमारे पास थी वेरीगेटेड लीफ। यू कैन सी हियर, देखिए ये जो लीफ है ये स्टार्टिंग वाली है बिफोर द रिएक्शन, और इसके बाद यहाँ पर रिएक्शन हुई है। अब हमें पता है वेरीगेटेड लीफ यानी कि कहीं पर ग्रीन है, कहीं पर येलोइश पार्ट है। अब जितना भी हमारा ग्रीनिश पार्ट है यानी कि यहाँ पर हमारा स्टार्च रहा होगा, यहाँ पर हमारा स्टार्च और जगह नहीं था, क्यों क्यों नहीं था, क्योंकि वहाँ पर क्लोरोफिल नहीं है। जहाँ जहाँ क्लोरोफिल है वहाँ वहाँ पर स्टार्च बनी, और जब हमने रिएक्शन करी स्टार्च की, मतलब कार्बोहाइड्रेट की रिएक्शन करी स्टार्च के साथ, हम पता लगाते हैं तो वो ब्लू कलर दे देता है। ठीक है, अगर ऐसी कोई रिएक्शन आती है तो उससे हमें पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर रीजन में स्टार्च थी। इज दैट क्लियर, तो ये हमारा कंक्लूजन निकल के आता है। क्योंकि हमारे पास वेरीगेटेड लीव है, ओके, वेरीगेटेड यानी कि चितकबरी, देख रहे हो ना, जैसे कि कोई होता है ना, चीता होता है उसके ऊपर इस तरह से कहीं कहीं इस तरह से, उसको वेरीगेटेड लीफ बोलते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, यस, अब आते हैं हम अपना स्टोमेटा पर। अब ये स्टोमेटा क्या है, जैसे कि आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड इन क्लास 9th। ठीक है, जो क्लास 9th में, अब आपने देख लिया कि लेट अस, अब हम देखते हैं कि वो कैसे प्लांट जो है हमारे वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं। आपने क्लास 9th में स्टोमेटा के बारे में बात की थी, हमने, याद हो तो ये क्या होते हैं, विच आर टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, ये हमारे छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जो कि कहाँ पर, लीफ की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। मैसिव अमाउंट ऑफ द गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लीव्स थ्रू दीज पोर्स और फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये छोटे छोटे जो है पोर्स होते हैं जिनके थ्रू गैसेस एक्सचेंज। अब ये गैसेस एक्सचेंज क्या है, यानी कि इन्हीं पोर्स के थ्रू जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, CO2 को अंदर और O2 को बाहर निकालते हैं, CO2 को अंदर और O2 को बाहर, यानी कि ये जो पोर्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं जिनको हमने बोला स्टोमेटल पोर, यहाँ से ही एंटर करती है CO2, एंटर करेगी यहाँ CO2 और बाहर निकलेगी O2। तो इस वाले प्रोसेस को ही हमने बोला है क्या, इस वाले प्रोसेस को हमने बोला है गैसेस एक्सचेंज। याद रखना किसके थ्रू हो रहा है, स्टोमेटा के थ्रू। ये एक नंबर का यहाँ पर से क्वेश्चन निकल जाता है आपका। ठीक, तो massive amount of gases exchange takes place in the leaves through these pores of the purpose of photosynthesis, but it is important to note here that exchange of gases occur across the surface of the stems, roots and leaves as well। अब यहाँ पर बताने वाली क्या क्या बात है कि जो हमारे लीव्स हैं सिर्फ वहाँ से ही गैसेस एक्सचेंज नहीं होता, उसकी पूरी सरफेस जो है प्लांट की वहाँ से, जैसे जिसमें कि स्टेम, रूट और
लीव्स भी है, सारी तीनों चीज़ें से ही होता है। अगर आपके पास MCQ आ जाता है इस तरह से, जैसे कि भाई जो स्टोमेटा है, सॉरी गैसेस एक्सचेंज है, वो लीव्स में कहाँ, मतलब प्लांट्स में कहाँ कहाँ से होता है। ऑप्शन हो सकते हैं कि लीव से, ठीक, स्टेम से, ठीक, और रूट से, या फिर ये लिख देंगे ऑल ऑफ द एबव। तो आप टिक क्या करेंगे, लीफ मत करके आना, आपको क्या करना है, ऑल ऑफ द एबव। इस तरह से आपके क्वेश्चन सेट होते हैं। तो सिंस लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी, यहाँ से हम, तो सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू दीज स्टोमेटा, लार्ज अमाउंट में यहाँ से पानी जो है बाहर ना निकले, तो उसके लिए ये पोर, अगर ये पोर हमेशा खुले ही रहेंगे तो क्या होगा, सारा पानी निकल जाएगा प्लांट लीफ का, है ना। तो और जब सारा पानी निकल जाएगा तो प्लांट जो है वो डाई हो जाएगा, मर जाएगा। तो इस सिचुएशन को रोकने के लिए क्या होता है कि स्टोमेटा ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं टाइम टाइम पर। वो कैसे होता है, ड्यूरिंग डे टाइम वो ओपन रहते हैं, ड्यूरिंग नाइट वो क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो द प्लांट क्लोजेज दीज पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, उस टाइम पर ये बंद हो जाते हैं। अभी अभी हमने जाना कि जो डेजर्ट वाले प्लांट होते हैं वहाँ रात में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले ली जाती है, क्योंकि वो अलग अलग सिचुएशन में रह रहे होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना लेते हैं और दिन में सनलाइट की हेल्प से अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो बेसिकली ये किस लिए हो रहा है, जो गैसेस एक्सचेंज है वो किस लिए है, फोटोसिंथेसिस करवाना है। तो पौधे को फोटोसिंथेसिस कराना है, तो उसके लिए जो प्लांट के जो स्टोमेटा है वो क्लोज और ओपन होते हैं। किस लिए, नीड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन निकल गया। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल्स। अब भाई ये आप ये देख रहे हो ना, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, दिस इज आर गार्ड सेल्स। इन्हीं ये जो है ये बंद होती हैं और खुलती है, इन्हीं के बंद होने और खुल जाने की वजह से ही क्या है, स्टोमेटल पोर्स ओपन और क्लोज होते हैं, और इन्हीं को हमने नाम दे दिया है गार्ड सेल्स। द गार्ड सेल्स swell well when water flows into them। जो गार्ड सेल्स है वो फूल जाती हैं जब उनके अंदर पानी भर जाता है, causing the stomatal pore to open। जब ये फूल जाएंगी तो क्या होगा कि ये इनके एक प्रेशर लगेगा जिसको बोलते हैं टर्जर प्रेशर, उसकी हेल्प से ये ओपन हो जाएंगी, खुल जाएंगी। एंड सिमिलरली द पोर क्लोज इफ द गार्ड सेल्स श्रिंक। अब पानी नहीं है, पानी नहीं आ रहा है नीचे से, ठीक है, तो अब ये क्या होगा, सिमिलरली जब उसको गार्ड सेल्स को पानी नहीं दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। अब जैसे ही श्रिंक होंगे तो क्या होगा, वो क्लोज हो जाएंगे। अब क्या होगा, क्लोज हो गए तो उनके अंदर CO2 जाना होगा बंद। इज इट क्लियर ना। अब चलते हैं हम अपना नेक्स्ट। अब हमारे पास सामने एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी 6.2। यस, एक्टिविटी 6 पॉइंट में हमें क्या बताया गया है, इसमें हमें बताना है कि व्हाट कैन यू कंक्लूड, क्या कंक्लूड कर सकते हैं आप, बताइए। यस, तो ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली सेटअप किया गया है CO2 के लिए। CO2 यानी कि ग्रीन प्लांट्स कैसे CO2 को अंदर कर ले रहे हैं, कैसे एब्जॉर्ब करते हैं। तो यानी कि क्या क्या सिचुएशंस हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं हमारे लिए। तो टेक टू हेल्दी पोटेड प्लांट्स विच, यहाँ से हम रीड कर रहे हैं। यस, टेक टू हेल्दी पोटेड प्लांट्स, हमने 2 पोटेड प्लांट्स लिए सेम साइज़ के। अब क्या किया, उनको डार्क रूम में रख दिया 3 दिन के लिए। फिर यहाँ पर नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन द सेपरेट ग्लास प्लेट्स। अब उनको अलग अलग ग्लास प्लेट्स में रखा है। प्लेस ए वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब
एक ये देख रहे हैं ना आप वॉच ग्लास, एक जार के अंदर आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिए हुए एक प्लेट को रखा है, दूसरे में वो नहीं है, ठीक है। वो क्या करता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है उसका फंक्शन क्या है कि वो और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब कवर्ड द बोथ प्लांट्स विद सेपरेट बेल जार्स एज शोन इन द फिगर। आपने देख रहे हैं उसको बाल जार से उन्होंने कवर कर दिया है। तो यूज़ वैसलीन टू सील द बॉटम। अब इनकी जो बॉटम है उनको वैसलीन से हमने सील भी कर दिया है ताकि एयर एंटर ना कर सके। तो अब इन प्लांट्स को हमने 2 घंटे के लिए कहाँ पर रख दिया, सनलाइट में रखा है। अब वही सेम प्रोसेस आपने वहाँ से क्या किया, लीफ को प्लग किया और चेक किया कि यहाँ पर स्टार्च की प्रेजेंस है या नहीं है, कौन सी एक्टिव है ना अबव एक्टिविटी जो हमने की उसमें किसमें स्टार्च की प्रेजेंस है। तो डू बोथ द लीव्स शो द प्रेजेंस ऑफ सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च। क्या दोनों ही जार के अंदर के प्लांट की लीव्स वो सेम स्टार्च शो करेंगे। तो कंक्लूजन क्या निकल कर आएगा, क्योंकि एक जार में हमने क्या रख दिया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्लेट रख दी है। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का काम क्या है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेना, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेना। अब इसकी CO2 तो एब्जॉर्ब हो गई और इसकी नहीं हुई है। अब CO2 किस लिए ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है, फोटोसिंथेसिस के लिए, है ना, फोटो के सिंथेसिस के लिए। अब जबकि CO2 यहाँ पर एब्जॉर्ब कर ली गई है तो फोटोसिंथेसिस क्या होगा, यहाँ पर तो हो ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा भाई, क्योंकि यहाँ पर CO2 ही नहीं है। और क्योंकि किसने एब्जॉर्ब कर ली है यहाँ पर CO2, इसने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने, और यहाँ पर यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, CO2 ज़्यादा होगा और यहाँ पर नहीं मतलब होगा। यहाँ पर CO2 है तो CO2 के प्रेजेंस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस होगा, है ना, फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक। तो अब फोटोसिंथेसिस जब हो जाएगा तो क्या बनेगा, फोटोसिंथेसिस से बाय प्रोडक्ट क्या बनता है, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बना। अब वो ग्लूकोज स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाएगा किसमें, यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा होगा और यहाँ पर होगा ही नहीं क्योंकि CO2 जो है एब्जॉर्ब कर ली गई। तो इस तरह से इस एक्टिविटी आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देख लेते हैं नीचे क्या बोल रहे हैं। Based on the two activities, based on the two activities performed above, can we design an experiment to demonstrate that sunlight is essential for photosynthesis? क्या हम ऊपर की एक्टिविटी के हिसाब से कोई ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन सेट कर सकते हैं जो कि जिसमें सनलाइट ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, यस और नॉट? ऑफ कोर्स कर सकते हैं भाई। सनलाइट आप सनलाइट ही तो देनी है। आप एक को बाहर रख दीजिए, एक को अंदर रख दीजिए डार्क रूम में, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि जिसको सनलाइट होगी वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, जिसके पास नहीं होगी वो नहीं कर पाएगा, सिंपल। Now, so far we have talked about how autotrophs meet their energy requirements. अभी हमने जाना कि कैसे autotrophs अपनी energy की requirements को पाते हैं, but they also need other raw materials for building their body. लेकिन वो दूसरे रॉ मटेरियल्स को भी यूज़ करते हैं अपनी बॉडी को बनाने के लिए, जैसे कि वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, है ना, टेकन अप फ्रॉम द सॉयल बाय द रूट्स ऑफ द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, है ना। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो है वो रूट्स के थ्रू फोटोसिंथेसिस के लिए क्या करते हैं, वाटर लेते हैं। अदर मटेरियल्स लाइक द नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। ये सब भी तो सॉइल से लिए जाते हैं ना। कौन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये भी तो है। नाइट्रोजन क्या करता है, वही तो बिल्डिंग उसकी बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करता है। तो नाइट्रोजन इज एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन इज nitrogen is an essential element used to synthesize proteins and other components. क्यों इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि जो हमारा प्रोटीन है, प्रोटीन का जो सिंथेसिस है, जब वो तब तक नहीं होगा जब तक आपके पास नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होगी। अगर नाइट्रोजन नहीं होगी तो क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। तो ये प्रोटीन का सिंथेसिस यहीं पर भी 1 नंबर का आपका MCQ बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। this is taken up
यस, दिस इज़ टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। ये जो पूरी रिएक्शन है वो इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स या नाइट्रेट्स से होती है, और इट इज़ टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, और ये या तो एटमॉस्फेरिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं बैक्टीरिया से। कहाँ से? बैक्टीरिया, आपने सुना होगा कि 8th क्लास में भी पढ़ा था कि जो बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं राइजोस के, जैसे कि राइजोबैक्टीरियम, वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेते हैं और वो ग्रीन प्लांट्स के लिए फिक्स कर देते हैं नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स की फॉर्म में, और ग्रीन प्लांट्स उनको एब्जॉर्ब करके प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है। आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा और नाइट्रोजन फिक्सेशन भी पढ़ लिया, और ये जानना ज़रूरी है कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, ये अदर एलिमेंट्स भी प्लांट्स के लिए उतने ही ज़रूरी है जितने फोटोसिंथेसिस के मटेरियल्स। ठीक है, जितने फोटोसिंथेसिस के इंग्रेडिएंट्स, ये इसके लिए रिक्वायरमेंट है। क्योंकि अगर नाइट्रोजन ही नहीं होगा तो बॉडी नहीं बन पाएगी। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ही प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सबसे मेन कंपोनेंट है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, मेन एलिमेंट है। इज़ दैट क्लियर नाउ? सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। ठीक है, कल हम फिर लेंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कल से हमारा टॉपिक होगा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, ये हमारा कल का टॉपिक होगा, कि नहीं समझ में आ रहा है या फिर कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो बस आज के लिए हम बस यहीं पर अपना ख़त्म करते हैं। ठीक है, फिर कल मैं एक नई वीडियो के साथ फिर आती हूँ। कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। इज़ इट क्लियर ना? ओके, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।